हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब ये मोशन किसको कहते हैं? यानी गति। मोशन यानी गति, यानी कोई वस्तु है, इसको मैंने एक पॉइंट से दर्शाया है, यानी एक दृढ़ पिंड है, कुछ भी मान लें इसको। अगर इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष में, यानी अभी हम टाइम टी बराबर यानी T1 पे कोई भी टाइम ले लें, अभी ये यहाँ पर है, कुछ समय बाद अगर ये यहाँ से आ जाती है, यहाँ से चलकर यहाँ तक आ जाती है, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको यहाँ पे T1 समय तक यहाँ थी, उसके बाद ये T2 समय। हमने दोनों पॉइंट नोट किए कि इतने सेकंड पर ये यहाँ थी, कुछ सेकंड बाद यानी T2 सेकंड पर ये यहाँ पर है। तो इसके बीच में जो समय अंतराल है यानी T2 माइनस T1, यानी ये जो समय अंतराल है, इस अंतराल में इसने अपनी पोजीशन चेंज की है, यानी ये यहाँ से चलकर यहाँ तक आई। तो हम इसको बोलेंगे कि ये वस्तु मोशन में है, यानी गति में है। अब हमारा टॉपिक है कि हम पढ़ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में मोशन को, क्योंकि मोशन बहुत तरह के होते हैं। अगर हम किसी बॉल को फेंकें, अगर हम ज़मीन से लुढ़का के फेंकें, जैसे ये ग्राउंड है, हम लुढ़का के फेंकें, ये यहाँ से यहाँ आएगी, तो ये चलती है ओनली एक डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में चलेगी। अगर इसको हम एक्स मान लें, अगर हम जैसे मानते थे, हम ग्राफ बनाते थे कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी अगर इस प्लेन या जमीन को हम एक्स एक्सिस मान लें तो ओनली ये इस एक्स एक्सिस पर ही चल रही है, यू नहीं चल रही है वाई यानी अगर हम इसको स्पेस में यानी ऊंचाई में देखें तो ये ऊंचाई में नहीं चल रही है, तो ये ओनली एक्स एक्सिस में चल रही है। तो इसको बोलेंगे कि ये एक डायरेक्शन में चल रही है, यानी इसका ओनली एक ही एक्सिस चेंज हो रहा है। अगर ये यहाँ पे x1 स्थिति पर थी और यहाँ पर x2 स्थिति पर है, यानी T1 समय पर ये x1 स्थिति पर थी और T2 समय पर ये x2 स्थिति पर है, तो हम कहेंगे कि इसकी स्थिति में चेंज हुआ है, यानी वस्तु मोशन में है। और अगर हम इसी चीज को ऊर्ध्वाधर फेंकें, यानी वर्टिकली फेंकें ऊपर, यानी ये पहले यहाँ पर थी, इसको हम ऊंचाई पे फेंकें, कुछ समय बाद यहाँ होगी, तो अब इस समय ये वर्टिकली, यानी हम ग्राउंड से अगर आसमान की तरफ फेंकें तो वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ये। तो ये अगर हम इसको y1 मान लें, इसको y2 मान लें, क्योंकि y एक्सिस पे चल रही है, तो कुछ समय बाद ये इस स्थिति से यहाँ y2 पर आ जाती है, तो हम कहेंगे कि ये भी मोशन में। पर इसको भी हम बोलेंगे ये भी वन डायरेक्शनल मोशन है, यानी एक ही निर्देशांक चेंज हो रहा है इसमें भी, y से y, ये y1 से y2, इसमें x चेंज नहीं हो रहा है, यानी ये ओनली स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो इसको भी हम वन डायमेंशनल मोशन में बोलेंगे। ठीक है स्टूडेंट। अब टू डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर हम इसी बॉल को, अगर हम किसी भी एंगल में फेंक दें, ग्राउंड से, अगर हम यहाँ खड़े हैं, ये मैंने ग्राउंड बनाया है, जैसे ये ग्राउंड है, हम यहाँ खड़े हैं, हमने इस बॉल को यहाँ से फेंका है, इस साइड से फेंका है और इस एंगल से फेंका है, तो पहले यहाँ होगी, फिर यहाँ होगी, फिर इस तरह से नीचे आती है। ये अलग अलग स्थितियों में, ये एक ही बॉल है और ये अलग अलग स्थितियों में, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग स्थिति गई। तो अब देखिए इस स्थिति में अगर हम देखें, तो ये अगर हम यहाँ देखें, अगर हम मैं यहाँ को x1 मान लूँ, यानी ये मुझसे, अभी मैं x1 पर खड़ा हूँ, अभी ये बॉल मेरे पास है, तो अगर मैं x1 पर खड़ा हूँ तो अभी इसकी स्थिति x1 है, कुछ समय बाद ये मुझसे x2 डिस्टेंस पर आ जाएगी, फिर कुछ समय बाद x3 डिस्टेंस पर होगी, और इस तरह जाते जाते वापस ग्राउंड पर टच हो जाएगी x5 डिस्टेंस पे, इसको x4 कर देते हैं, यानी ये मुझसे दूर जाते हुए x5 डिस्टेंस तक गई है, यानी यहाँ से x1 से x5 तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की है ग्राउंड पर, और इसने एक डिस्टेंस और ट्रेवल की है, यानी ये ऊंचाई में भी गई है, यानी इसने एक y एक्सिस में, अगर मैं यहाँ से एक्सिस मानूँ एक, अगर हम यहाँ खड़े थे, यहाँ से अगर y एक्सिस माने, तो ये बॉल यहाँ से y में भी गई, पहले ये y1 थी, पहले बॉल y1 तक गई, फिर y2 तक गई, अगर हाइट में देखें तो ये y2 हाइट तक गई, फिर हाइट इसकी कम हुई वापस, फिर ये y3 हाइट तक आई, और फिर उसके बाद y4, और फिर एंड में ये 0 पर आ गई। तो इस तरह का जो मोशन होता है उसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन, यानी दो आयाम में गति। तो यानी दो डायमेंशन में जब ये गति होगी तो इसको हम बोलेंगे मोशन इन ए प्लेन। तो ये अगले चैप्टर में हम ये वाला पढ़ेंगे। अभी हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन में मोशन। इसके एक सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे ट्रेन होती है, अगर स्ट्रेट यानी पटरी सीधी जा रही है तो यानी ट्रेन
एक ही लाइन में मोशन कर रही है। और अगर ये बॉल जिस तरह मैंने बताया कि ग्राउंड पे जा रही थी तो वो भी एक डायरेक्शन मोशन है। तो यानी वन डायरेक्शन मोशन में यानी स्ट्रेट लाइन मोशन में हम उसी तरह के मोशन को देखेंगे जो जिसमें ओनली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। यानी कोई भी वस्तु है जो एक ही दिशा में ट्रेवल कर रही है, या तो ये इधर जाए या इधर जाए, मगर उसका निर्देशांक एक ही चेंज होगा। ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स हमने गति के बारे में पढ़ा और हमने कहा कि किसी वस्तु का अगर निर्देशांक समय के साथ चेंज हो रहा है, यानी उसकी स्थिति बदल रही है समय के साथ, तो हम कहेंगे कि वो गति में है। तो जब हम उसके निर्देशांक चेंज होने की या स्थिति चेंज होने की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कभी तो हम दूरी का यूज करते हैं और कभी हम विस्थापन बोलेंगे। तो दूरी और विस्थापन क्या होता है? दोनों है तो एक जैसी देखने में, पर इनमें कुछ फर्क है। वो क्या है वो हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक वस्तु है, ये भी इस स्थिति में, ये चली यहाँ से कुछ, यहाँ समझ लीजिए ये चलिए, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है 20 मीटर है, ठीक है, 20 मीटर। फिर उसके बाद ये चली इस दिशा में। हम वन डायमेंशनल मोशन देख रहे हैं तो हम एक ही डायरेक्शन में बताता हूँ। अभी यहाँ चली 20 मीटर, फिर ये वापस से चलती है वापस इधर की तरफ चलती है वापस, यहाँ तक चलती है, ये चलती है 5 मीटर तक। और अभी इसकी स्थिति यह है, ठीक है, मैंने इसको ऊपर देखा है, वैसे इसी लाइन में है और अभी ये यहाँ है। तो स्थिति एक में यानी स्थिति ये होगी स्थिति एक, और ये होगी स्थिति दो, और ये होगी स्थिति तीन। तो ये अलग अलग स्थिति में, पहले ये वस्तु यहाँ थी, यहाँ से 20 मीटर चली और उसके बाद ये वापस आई 5 मीटर तक। तब अब देखिए इसमें, इस एग्जाम्पल से आपको याद पड़ेगा कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। अगर मैं इसमें दूरी को बताऊं तो इसमें आएगी दूरी, ये पहले 20 चली, 20 और वापस फिर 5 चली, यानी 20 + 5 आएगा इसमें, यानी ये 25 आएगा। इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं है, यानी ये वस्तु या तो ऐसे चलती चलती वापस यूँ चलने लग जाए, इस तरह से वापस यानी रिवर्स आने लग जाए, तो भी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अगर हम किसी कोई बाइक बाइक से जाते हैं, अब बाइक में जो किलोमीटर बताने वाला मीटर होता है वो हमेशा दूरी बताएगा, क्योंकि आप किसी भी तरह से चलिए, जब जैसे ही उसका व्हील घूमता है तो वो उसको काउंट करता रहता है उसकी यानी डिस्टेंस को। तो ये होती है दूरी जो उस मीटर के द्वारा नापी जाती है। और अगर हम विस्थापन को लें, विस्थापन को, तो इस से विस्थापन को ओनली कोई वस्तु की हिस्ट्री क्या थी वो उससे मतलब नहीं होता, उसमें देखा जाता है कि फर्स्ट यानी किसी टाइम पे जब उसको देखा गया तब वो कहाँ थी और अभी किस स्थिति में है। ओनली उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ली जाती है, यानी अभी ये स्थिति एक है और आखिरी में स्थिति तीन थी, तो इसमें ओनली स्थिति तीन से और एक के बीच की डिस्टेंस ली जाएगी। यानी अगर ये दो से चलकर और तीन पर आती है तो इसमें स्थिति दो को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी यहाँ से इस तरह से नहीं देखा जाएगा, इसमें ओनली फर्स्ट और लास्ट को देखा जाएगा। यानी ये यहाँ से चलिए पहले 20 गई और फिर इसमें से 5 हुए, तो 20 में से ये 5 हुए तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, ये वाली आएगी 15 मीटर। तो विस्थापन इस स्थिति में आएगा 20 - 5, यानी आएगा ये 15 मीटर। ठीक है सर। विस्थापन में ये फर्क होता है विस्थापन और दूरी में, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसमें दिशा को देखा जाता है। अगर वस्तु की दिशा चेंज होती है तो विस्थापन चेंज हो जाएगा, पर दूरी में चेंज नहीं होता है। एक और एग्जांपल देख लें, उससे अच्छे समझ में आएगा। एक टू डायमेंशन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये प्रोटॉन, ये नाभिक है, ठीक है, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, तो ये यहाँ से यानी ये जो गोला है इसकी त्रिज्या हम आर मान लेते हैं, इसमें चक्कर काट रहा है। तो जब ये एक चक्कर काटेगा तो दूरी कितनी हो जाएगी एक चक्कर में, यानी एक चक्कर में दूरी, मान लीजिए टी सेकंड लगता है इसको, यानी टी समय लगता है, तो टी समय में दूरी कितनी हो जाएगी,
टी सेकंड में दूरी उतनी होगी जितनी एक चक्कर में डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एक चक्कर में यानी अगर आर इसकी त्रिज्या है तो एक चक्कर में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2 पाई आर। तो ये टी समय में कितनी दूरी तय करेगा, 2 पाई आर। यानी समझ लीजिए ये टी समय में एक ही चक्कर लगाता है तो इस एक चक्कर में कितनी 2 पाई आर डिस्टेंस आ जाएगी। अगर उतना ही समय और लें यानी समय को दुगना कर दें या फिर उसी समय में अगर 2 चक्कर लगा लेता है तो यह 2 पाई आर इंटू 2 हो जाएगा। हम ये एक चक्कर ले रहे हैं तो उसमें आती है दूरी 2 पाई आर। और विस्थापन अगर इसमें देखें, ये तो हमने देखी दूरी कितनी आती है, और विस्थापन में देखें कि जब हमने टी सेकंड पहले देखा तो कण यहाँ था, टी सेकंड बाद हमने देखा कण घूम फिर कर वापस यहीं आ गया, तो इस स्थिति में विस्थापन होगा 0, क्योंकि ये सदिश राशि है। इसमें प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति दोनों के बीच के डिस्टेंस को मेजर किया जाता है, तो विस्थापन इस स्थिति में आएगा 0। तो ये अंतर होता है दूरी और विस्थापन में। यानी कोई वस्तु अगर इसमें सर्किल में चक्कर काट रही है तो जितनी बार वो चक्कर काटेगी तो उतनी दूरी बढ़ती जाएगी। यानी दूरी अगर 2 पाई आर रहती है, 3 चक्कर काट लेगी तो 3 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। लेकिन विस्थापन ये कितने भी चक्कर काट ले विस्थापन हमेशा 0 आएगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है स्टूडेंट, तो यह दूरी और विस्थापन में अंतर। अब स्टूडेंट्स उसके बाद आता है चाल व वेग। जिस तरह हमने दूरी और विस्थापन समझा, चाल और वेग भी उसी तरह है। यानी जो अंतर इनमें है वही अंतर इनमें। दूरी अगर किसी पर्टिकुलर टाइम में यानी किसी टी समय में अगर हम दूरी तय करें, यानी कोई दूरी है एक्स, अगर वो एक्स दूरी टी समय में तय करते हैं, ठीक है, एक्स दूरी टी समय में तय हो रही है, ठीक है। तो एक सेकंड में यानी पर सेकंड में, एक सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं, तो यानी अगर टी सेकंड में एक्स दूरी आ रही है तो एक सेकंड में कितनी दूरी आएगी, x/10। और जो पर सेकंड में यानी हर सेकंड में जितनी दूरी तय करते हैं उसी को बोलते हैं चाल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दूरी वर्ड लिया है। अगर दूरी यहाँ पे x की जगह हम दूरी रखेंगे तो चाल मिलेगी। अगर हम x की विस्थापन रखेंगे, जैसे जिस तरह हमने देखा था कि विस्थापन में एक सदिश राशि राशि होती है, तो उसी तरह अगर चाल अगर दूरी से निकलती है यानी दूरी बटा समय, यानी दूरी x/t, अगर हम यहाँ पे x को अगर दूरी लेंगे तो उससे निकलेगी हमारी x/t, तो उसको बोलेंगे चाल। और अगर हम इस x की अगर विस्थापन रखेंगे तो उससे निकलेगा वेग। तो जिस तरह दूरी और विस्थापन अदिश और सदिश राशि है, उसी तरह चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। इसको अच्छे से आपको जब हम एग्जाम्पल और करेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए क्या, आप इतना समझ लिया कि ये अदिश राशि है और ये सदिश है, और उसी तरह चाल और वेग भी अदिश और सदिश राशि है। क्योंकि अगर चाल में जिस तरह से हमने देखा कि स्ट्रेट लाइन में तो फर्क ये आता है कि चाल अगर यहाँ से यहाँ तक आया था और वापस यहाँ तक आया था तो हमने पूरा जोड़ा था, यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जोड़ी थी जो आई थी 20 थी, और उसके बाद यहाँ से 5 थी तो हमने 20 और 5 दोनों को जोड़ा था, यानी 20 + 5 करा था हमने, 25 आई थी। लेकिन विस्थापन कितना आया था, विस्थापन आया था 20 में से 5 माइनस करें, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकाली थी हमने, ठीक। तो वो आया था हमारा विस्थापन जो था 15। तो चाल और विस्थापन में एक ही मोशन है, एक ही तरह का मोशन है, यानी हमने इस स्थिति में कोई चेंज नहीं किया है। बस परिभाषा के अनुसार विस्थापन और दूरी में अंतर जिस तरह आया था उसी तरह चाल और वेग में अंतर आया। वो हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल हम चाल को समझते हैं। तो स्टूडेंट चाल को समझते हैं, यानी चाल है स्पीड। इसकी परिभाषा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में यानी पर यूनिट टाइम में ट्रेवल की गई डिस्टेंस को है ना चाल कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, दूरी बटा समय। चाल बराबर आता है दूरी बटा समय। अब ये चाल भी दो तरह की होती है, एक तो होती है एवरेज यानी औसत, एक तो होती है एवरेज यानी औसत, और एक होती है तात्क्षणिक यानी इंस्टेंटेनियस।
ये उल्टा लिख दिया मैं, कोई बात नहीं। इंस्टेंटेनियस। अब चाल का तो समझ में आ गया कि दूरी बटा समय को चाल कहते हैं, यानी जितनी दूरी तय करेंगे उसमें अगर समय का भाग लगेंगे तो चाल आएगी। पर वो कौन सी वाली आएगी? देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हम एक बाइक लेकर चलते हैं, ठीक है, और हम चलते हैं 5 मिनट में 3 किलोमीटर, यानी हम चलते हैं 5 मिनट में 3 किलोमीटर, और फिर हम 10 मिनट में, अगले 10 मिनट में हम चलते हैं ओनली, यानी 5 मिनट में हम पहले चले 3 किलोमीटर, और फिर अगले उसके बाद 10 मिनट में हम चले 4 किलोमीटर। यानी स्टार्टिंग में तो हम 5 किलोमीटर, यानी 3 किलोमीटर जाने में हमें 5 मिनट लगे, लेकिन बाद में हमें 4 किलोमीटर जाने में 10 मिनट लग गए। तो एवरेज हमारी चाल क्या होगी? हम देखते थे यहाँ पर दूरी बटा समय आता था, तो टोटल डिस्टेंस आएगा, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या आएगा? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, कुल दूरी बटा कुल समय, यानी कुल समय कितना लगा? 15 मिनट। तो ये कितना आया? 7/15। ठीक है स्टूडेंट, यानी 7/15, यानी इसको सोल्व करेंगे 8.46। तो यानी औसत चाल को देखेंगे तो ये आएगा कुछ 0.46 मीटर पर मिनट, यानी 7/15 को अगर हम सोल्व करेंगे तो आएगा 0.46 मीटर, यानी 0.46 मीटर चलेगी पर मिनट में। हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई वो थी 0.46 मीटर, 1 मिनट में, पर मिनट हमने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये तो ये हमारी एवरेज स्पीड। और तात्क्षणिक में क्या होता है? हमें उसी टाइम, यानी टी अगर हमें पूछा जाए कि टी इज इक्वल टू, यानी हमें यहाँ कितने 10 और 5 15 मिनट थे, अगर हमसे पूछा जाए कि टी बराबर 10वें मिनट पर, 10 मिनट नहीं 10वें मिनट पर, 10वें मिनट पर चाल पूछे, तो इसमें हमें पूछा जाता है कि टी बराबर 10वें मिनट पर चाल क्या होगी। हमें एक रेंज नहीं दी जाती है, यानी हमें यहाँ तो पता था कि 15 सेकंड लगते हैं, यानी एक रेंज थी हमारे पास, पर यहाँ पे फिक्स उसी टाइम पे, यानी 10वें मिनट पर चाल बतानी है। तो उसके लिए कैसे? उसका हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस समय एवरेज और ताक्षणिक दोनों समझ में आ जाएंगे। तो पहले उस एग्जाम्पल को करते हैं, ताकि आपको क्या एवरेज और ताक्षणिक दोनों में अंतर भी समझ में आए, और इनके बीच में यानी क्या रिलेशन है ये भी आपको समझ में आए। तो हम एक एग्जाम्पल करने से पहले यहाँ लिख लेते हैं एक बार और, कि हमने एवरेज का क्या लिखा था, औसत चाल का क्या लिखा था। औसत चाल का हमने लिखा था दूरी बटा समय, और उसके लिए हमने यहाँ लिखा था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। वो डेल्टा एस डेल्टा टी क्यों आया? क्योंकि एस अपॉन टी भी लिख सकते थे। तो देखिए, जैसे दूरी बटा समय, कोई कण यहाँ से चलता है 1 डायमेंशन, इसलिए 2D में नहीं बनाता हूँ, इसे बना सकते हैं, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से 0 दे देते हैं। यहाँ से कोई कण यहाँ पर था, ठीक है, कुछ समय बाद यहाँ था, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लिखेंगे S1, और फिर आप क्योंकि हमारे सापेक्षी नापी जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को लिखेंगे S2। तो ये कण चला कितना है? ये चला है S2 में से S1 घटाने पर हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी। तो वही ये यहाँ से ये है डेल्टा एस, यानी S2 माइनस S1, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको समय कितना लगा है? वो होता है डेल्टा टी, जितना समय लगा है। तो हमने इसको इस तरह से लिखा है, क्योंकि हमें बहुत बार स्थिति दी जाती है कि इस समय पर ये वाली स्थिति थी, कुछ समय बाद ये वाली स्थिति है, तो फिर हम क्या दोनों का माइनस करके निकाल सकते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, तो इसलिए हमने डेल्टा एस लिखा है, ठीक है। तो ये चाल का यानी औसत चाल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। यहाँ तक समझ में आया? इसको मिटाते हैं फिर बताता हूँ उसका आगे। अब वो तो था औसत चाल। अब इंस्टेंटेनियस पूछा जाए, जैसे ताक्षणिक पूछा जाए, ताक्षणिक पूछा जाए, तो ताशकड़ी में क्या पूछा जाएगा कि टी बराबर, जैसे अगर ये इसको जैसे डिस्टेंस S2 से S1 से S2 जाने में टाइम लगा था, मान लीजिए 10 सेकंड लगे थे, ठीक है,
यानी 0 से 10 सेकंड लगे थे स्टार्टिंग में। अगर हम 0 से स्टार्ट कर लें टाइम को, तो यानी 0 से 10 सेकंड लगे थे। तो हमें यहाँ 10 सेकंड रखना होगा, क्योंकि 10 माइनस 0 कर लेंगे यहाँ पे, तो हमें एक रेंज मिलेगी 10 सेकंड की। लेकिन यहाँ पे पूछा गया कि टी बराबर छठवें सेकंड पे, यानी छठवें सेकंड पे, 6वें सेकंड पे पर चाल निकालनी हुई, तब क्या करेंगे? क्योंकि इसमें उसका तो फॉर्मूला है नहीं कि यहाँ तो हमारे पास टाइम की रेंज होना चाहिए, तभी जाकर हम चाल निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए क्या, एक ग्राफ लोड करेंगे। ठीक है, उससे समझते हैं कि अगर मान लीजिए कण है, इसकी हमने यहाँ पे तो दे दिया टाइम, यानी इस एक्सिस पर तो है टाइम टी, और इस एक्सिस पर है डिस्टेंस, यानी इसको कर देते हैं डिस्टेंस एक्स मान लेते हैं इसको। इस पर तो है ये एक्स डिस्टेंस है, एक्स डिस्टेंस, इस एक्सिस पर तो हो गया डिस्टेंस और इस एक्सिस पर हो गया टाइम। तो अगर हम चाल को देखें तो चाल कितनी है, अगर यहाँ से यहाँ तक देखें, यहीं से गया था कण, ध्यान से देखिए इसको, यहाँ से ये था t1 समय पर यहाँ था, कुछ समय बाद t2 समय पर ये यहाँ था। ठीक है, अगर इधर देखें t1 समय पर ये कहाँ था, x1 पर, और t2 समय पर था ये x2 पर। ठीक है, तो यहाँ से औसत चाल का तो हम निकाल लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट कर सकते हैं औसत चाल का, तो वो कर देंगे x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, उससे तो औसत आ जाएगा। अगर हमें ताक्षणिक निकालना हो, हमें इसके बीच का कोई सी सेकंड का निकालना हो, तब हम क्या करेंगे? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में हम डिवाइडेशन किसका करेंगे, यहाँ पर तो रेंज ही नहीं है हमारे पास, या तो टी टू माइनस टी वन करते थे, यानी इतना कुछ ये इसका करते थे हम। अगर हम इसको ये अगर हम ये ट्राइंगल मानते थे, तो हम ये एक्स टू माइनस एक्स वन, तो हमारे पास ये डिस्टेंस होगी, और ये डिस्टेंस होगी टी टू माइनस टी वन, ये तो होगी टी टू माइनस टी वन, और ये हो गई एक्स टू माइनस एक्स वन। तो हम इसको इससे डिवाइडेड करते थे, तो हमें औसत चाल मिल जाती थी। पर ताक्षणिक कैसे मिलेगी, अगर हमें यही दिया हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक बहुत छोटी सी रेंज लेंगे। इसमें क्या करेंगे हम, जैसे टी, अगर यहाँ पर कोई टी से में निकाल, तो उसके बहुत पास वाली निकाले। ठीक है, तो उससे हमें एक लेंथ मिल जाएगी, तो उससे क्या हम जैसे ये निकाल सकते हैं, इसको यहाँ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा बहुत एक छोटा सा डेल्टा एक्स मिलेगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ एक्स मिलेगा, यानी एक्स टू माइनस एक्स वन बहुत छोटा होगा। और इसका अंतराल भी, अगर हम अंतराल भी निकालेंगे तो वो भी होगा बहुत छोटा सा डेल्टा टी। इसको जूम करके लिखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, या बना लेता हूँ। अगर ये ग्राफ इस तरह से, अगर बहुत छोटा अंतराल लिया है हमने, ये इतना सा, इसमें बहुत छोटा है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखाया मैंने, तो ये वाला ट्राइंगल बनेगा। तो ये तो होता है हमारे पास डेल्टा टी, और ये होता है डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यही हमारे पास क्या होता है, चाल होता है। तो देखिए इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें ये फर्क है कि इसमें जो डेल्टा टी है, हम इसको क्या करेंगे, बहुत छोटा करते जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ तो थोड़ा सा लिया है, फिर इसको और छोटा करेंगे। और अगर हम, यानी कि जो टाइम इंटरवल है, अगर हम इस इंटरवल को छोटा करते हैं, अगर हम इसको बहुत छोटा करते हैं, तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर, यानी अगर इनको बहुत छोटा करते हैं तो इस पॉइंट पर आ जाएगा, तो हमें उस समय उसके इंस्टेंटेनियस चाल मिल जाएगी, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाएगी। ठीक है, और इसको लिखते हैं, अगर हम इसको बहुत छोटा करते हैं, अगर ये जीरो के करीब आ जाए, अगर ये वाला अगर ये बहुत जीरो के करीब आ जाए, तो एकदम इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा जिसमें हमें निकालना था। यानी अगर यहाँ से देखा हमें निकालना तो यहाँ था, पर हमने क्या यहाँ और यहाँ इन दोनों की रेंज में निकाला, तो अगर हम छोटा करते जाएंगे तो ये दोनों पॉइंट इसके पास बढ़ेंगे। ठीक है, यानी अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, अगर डेल्टा टी टेंस टू जीरो होगा तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस मिल जाएगी, यानी चालिए क्या होगी, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला कोई चेंज नहीं है, बस इसके एक्सप्रेशन में चेंज है। वो क्या चेंज है, ये ताक्षणिक चाल हमें लिखेंगे कि डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, तो ऐसा कैसे लिखेंगे, पर हमको लिमिट लगानी होगी, लिमिट डेल्टा टी
टेंस टू 0, यानी हमें ये जो डेल्टा टी होगा ये बहुत छोटा होना चाहिए, यानी 0 के करीब है ये। उससे क्या होगा, ये डेल्टा एस भी बहुत छोटा आएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही ताक्षणिक चाल होगी। और इस वाले एक्सप्रेशन को लिखते हैं डी एस बाई डी टी। ये आप जो अवकलन पढ़ेंगे या फिर जो आपने अगर अवकलन पढ़ा है तो आपने देखा होगा इसको। इसको बोलते हैं कि जो एस है यानी इसकी स्थिति के निर्देशांक उसका टी के सापेक्ष अवकलन करना। अगर हम अवकलन करेंगे तो हमें ताक्षणिक चाल मिल जाएगा। इसमें हमें अवकलन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें एस टू माइनस एस वन करना है, डिवाइड बाई यानी कि जितनी दूरी है उसमें समय का भाग लगा देंगे तो औसत आ जाएगा। और अगर हमें स्टेट लाइन किसी फिक्स टाइम पर निकालनी हो तो अब हम डी एस बाई डी टी करना होगा। ठीक है, ये इतना सा अंतर है इनमें। ठीक है, तो ये होगी हमारी औसत चाल और ताक्षणिक चाल पढ़ी हमने। इसका एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको दोनों समझ में आ जाए। तो हम एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिया है जिससे आपको औसत चाल और ताक्षणिक चाल दोनों के बारे में समझ में आएगा, यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड दोनों के बारे में पता लगेगा। तो एक क्वेश्चन है, एक v में गति कर रहे एक पिंड का विस्थापन x समय t पर इस प्रकार निर्भर करता है कि x बराबर 5 प्लस 4t, तो t बराबर 0 से लेकर t बराबर 5 सेकंड के मध्य चाल, यानी ये तो हमें इस समय अंतर के बीच में चाल निकालनी है, और t बराबर 4 सेकंड पर ज्ञात ये चाल, यानी t बराबर 4 सेकंड यानी चौथे सेकंड पर जो चाल, हमें चौथे सेकंड पर जो चाल निकालनी है वो तो हो जाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इस रेंज के अंदर जो हमें चाल निकालनी वो हो जाएगी एवरेज स्पीड। तो वो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का निकालते हैं, यानी औसत चाल का। औसत चाल होती है हमारे पास v बराबर होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, यानी तय की गई दूरी में लगा समय, वो होती है हमारे पास एवरेज स्पीड। एवरेज को हम ऐसे लिख सकते हैं फिर बार लगा के। तो हमें सबसे पहले एस निकालना होगा, तो एस निकालने क्या करेंगे, सबसे पहले टी बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे। तो टी बराबर 0 रखने पर क्या आएगा कि एक निर्देशांक आएगा। ठीक है, तो पहले रखेंगे टी बराबर 0 पर एक्स बराबर क्या मिलता है, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो ये टी तो हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या मिलेगा 5। ठीक है, तो टी बराबर 0 को तो ये हमें एक निर्देशांक मिला है कि ये 5 पर था। अब टी बराबर 5 पर ये कहाँ पर था वो निकालना पड़ेगा। तो टी बराबर 5 पर एक्स, अगर हम इसको 1 देते हैं इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, टी बराबर 5 पर एक्स टू कितना आएगा, अगर हमने यहाँ 5 रखे तो 5 चौ 20 और 5 25, तो एक्स बराबर आएगा हमारे पास 25। यानी जो हमें निर्देशांक दिया था कि इसके अनुसार चल रहा है, इस समीकरण के अनुसार ये कण यानी विमेय गति कर रहा है। तो हमने सबसे पहले निकाला कि ये कहाँ से कहाँ तक चला है। तो हमने जब हमें टी टी बराबर 0 रखा तो ये आया 5, यानी ये 5 पर था 0 पर, एक्स बराबर 5 पर था, और ये 5 से चलकर 25 पर आ गया 5 सेकंड में। यानी अगर हम जब हमने 5 रखा तो इसके निर्देशांक क्या है 25। तो चला कितना है, तो ये चला है एक्स टू माइनस एक्स वन, यहाँ पर आएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, वो बराबर क्या आएगा, वो बराबर आएगा 25 माइनस 5, तो ये तुम्हारे पास ऊपर का आ गया। ठीक है, अब तय की गई दूरी, यानी तय की गई दूरी तो हमारे पास आ गई 25 - 5, ये कर देंगे हम, क्योंकि इस निर्देशांक में से ये घटा लेंगे तो हमें पता लग जाएगी कहाँ से कहाँ तक चला है। तो उसकी रेंज पता लगी कि यहाँ कि ये इतना चला है। अभी कितने समय अंतर में चला है, तो समय चला है टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 5 समय तक, यहाँ से यहाँ तक चला है ना। तो अगर हमें अंतर निकालना है तो इस वाले समय में से ये वाला घटा देंगे, तो यहाँ पर आएगा T2 माइनस T1। तो इससे अगर हम इसको T2 माने तो ये आएगा 5 माइनस 0, हमारे पास रेंज आ गया, यानी 5वें सेकंड पर ये यहाँ था, तो ये 5वें सेकंड आ गया, और ये 0 सेकंड पर यहाँ था, तो वो यहाँ रख दिया, तो हमारे पास आ गया इतने समय में ये इतनी डिस्टेंस चला है। तो इससे यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से आ गया 25 में से 5 गया तो ये आ गया 20, और यहाँ से आ गया 5, तो यहाँ से आएगा 4 मीटर पर सेकंड, अगर हम इसको मीटर में ले तो, अगर ये एक्स मीटर में तो। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आ गई एवरेज स्पीड। इस तरह से तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं एवरेज स्पीड। तो ये तो होगी औसत चाल, यानी औसत चाल इसकी क्या आ गई
औसत चाल बराबर आ गई 4 मीटर पर सेकंड। अब हमें ज्ञात करना है कि टी बराबर 34 सेकंड पर चाल क्या है। तो उसके लिए क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं फिर करते हैं। अब हमें स्टूडेंट्स पूछा कि टी बराबर 4 सेकंड पर चाल ज्ञात करना है, यानी हमें अब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है, तात्क्षणिक चाल निकालनी है। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला दिया था कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो लिखा था, और वही था x2, यानी इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 नहीं लिख सकते यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और इसी को बोलते थे डी एक्स बाई डी टी। अब ये तो कर लेंगे, पर ये है टर्म क्या। अब इसका मतलब था कि जो x है, x निर्देशांक की जो समीकरण दी हुई है, यानी उसका हमें अवकलन करना है t के सापेक्ष, इसका मतलब ये होता है। तो हम इसको पूरा पूरा ऐसे लिखते हैं, हमें x बराबर दिया हुआ है तो d बाई डी एक्स डी टी ऐसा लिखा हुआ होता है। उसके बाद x दिया हुआ हमें 5 + 4t, ठीक है। तो यहाँ से हम अवकलन करेंगे, तो जब अवकलन करते हैं तो अलग अलग होगा। तो पहले 5 का होगा, तो 5 यानी कॉन्स्टेंट का अवकलन करने पर आता है 0। तो यहाँ से तो हो जाएगा, इसका तो हो जाएगा 0 प्लस, और 4t का अवकलन करेंगे, 4t का अवकलन करने पर आता है 4, ठीक है सर। ये अब अवकलन में आपने देखा होगा इसके सूत्र। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का अवकलन 0 होता है, यानी कॉन्स्टेंट का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो होता है 0। और अगर डिफरेंशियल में डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ टी है, अगर टी की पावर 2 होती तो 2 आ गया था और एक पावर कम होती, वो आपने देखा ही फॉर्मूला। यहाँ टी की पावर 1 ही है, जहाँ से टी हट जाता है ओनली 4 बचता है। तो हमारे पास आती है 0 + 4, यानी ये आती है वी चौथे सेकंड पर। V4 नहीं लिखते इसको, वी लिख देते हैं ओनली, बराबर आएगा 0 + 4 बराबर 4 मीटर पर सेकंड। इसमें तो अब आपने देखा कि एवरेज स्पीड आ रही है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड भी आ रही है 4 मीटर पर सेकंड। तो इससे क्या ये निकलता है निष्कर्ष कि जो एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक चाल है वो क्या बराबर है, यानी अगर दोनों बराबर है, अगर इनमें डिफरेंस नहीं है, तो ये है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी एक एक ही गति से कर रही है। यानी इसकी अगर एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक आ रही है तो यानी ये है समान चाल से गति। गति, ठीक है स्टूडेंट। अब आपने देखा कि एवरेज स्पीड और तात्क्षणिक की चाल एक ही आई है, तो आप कहेंगे इसमें डिफरेंस कहाँ है। एक होमवर्क आपको देते हैं, आप ये करके देखिए। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ओनली इसको यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ, यानी 40 स्क्वायर, इसको इसको चेंज कर देना है। फिर आप कीजिए यही क्वेश्चन, एक बार टी बराबर 0 रखना है आप यहाँ पे, फिर इसको सोल्व करना है, एक निर्देशांक मिलेंगे, यानी इसको यहाँ करके बता देता हूँ आपको प्रोसेस। इसमें इसको मिटा देते हैं पहले। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह का क्वेश्चन आपको करना होगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, आपको कैसे करना है, प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप स्टेप 1 में कीजिएगा, जो टी बराबर 0 है, इससे नहीं, इसको टी बराबर 0 रखना है। टी बराबर 0 इक्वेशन में रखना है, इक्वेशन में रखना है, ये वाली निर्देशांक बताना। तो इससे क्या होगा कि आपको एक एक्स मिलेगा, x1 मिल जाएगा। फिर आपको रखना है टी बराबर जो 5 है वापस इसमें रखना है इक्वेशन में, तो इससे मिलेगा आपको x2। फिर आप कर लेना x2 माइनस x1, ठीक है। और टी इधर से कर लेना t2 माइनस t1, इधर से कर लेना। इसको अगर t1 कर देते हैं, इसको t2, तो इधर से करना है t2 माइनस t1, जो भी आएगा उसको आपको t2 माइनस t1 रखना है। उससे आ जाएगी आपके एवरेज, एवरेज चाल आ जाएगी, यानी एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर आपको करना है इसी का डिफरेंशिएशन करना है इंस्टेंटेनियस के लिए। इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए क्या करना होगा कि आपको इसी का डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन क्या आएगा वो भी बता देता हूँ कि डी एक्स बाई डी टी होगा, और इससे क्या होगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो ये तो हो जाएगा 0, इसका होगा 4t, इसको लिख देते हैं यहाँ डी बाई डी टी, इसका होगा 5 + 4t²। तो यहाँ से आएगा, ये तो हो जाएगा 0, और इसका होगा 4t² का 2 तो आगे आएगा गुणा 4, और t की पावर यानी 1t रह जाएगा, तो ये आएगा 8t, 8t आएगा। तो आपको क्या करना है,
इसमें t बराबर 4 रखना, उससे आपकी स्पीड आएगी। ठीक है, तो जो स्पीड आएगी उसको इसके आंसर से कंपेयर करना, आपको पता लग जाएगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड में क्या फ़र्क आता है। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आप यानी स्पीड में फ़र्क आ रहा है यानी किसी समय पर, तो यानी चाल समय के साथ बदल रही है, अगर चाल समय के साथ बदल रही है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए और आप ये डिफरेंस को देखिए कि पहले वाले आंसर में और इस वाले आंसर में फ़र्क है, यानी ये इस किस तरह का मोशन है। ठीक है स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।